So we were solving some questions of Hardy-Weinberg law. Next question is the frequency of homozygotes in a diploid population is 0.68. So ये हमें दिया है homozygotes की frequency. Assuming that the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of two alleles. That means हमें given है homozygotes, but mention नहीं किया कौन से homozygotes हैं, dominant और recessive. So हम इसको कोई भी ले सकते हैं. सपोज हमने क्यू स्क्वायर ले लिया, होमोजाइगोट्स रिसेसिव हम कंसीडर कर लेते हैं, चाहे रिसेसिव है चाहे डोमिनेंट है, या तो आप क्यू स्क्वायर लोगे या तो पी स्क्वायर लोगे, क्योंकि आपको इंडिविजुअल्स की बात की है. सो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 0.68. सो सपोज हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं 0.68, तो क्यू की वैल्यू इससे निकल जाएगी और हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स वही हमें कैलकुलेट करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू. P एंड Q की वैल्यू आप दूसरे एक और फॉर्मूला से कैलकुलेट करते थे, बट उसके लिए आपको 3 टाइप के कॉम्बिनेशन जो है उनके तीनों के इंडिविजुअल्स का पता होना चाहिए, तभी आप P और Q की वैल्यू फॉर्मूला से निकाल सकते हो. बट अदरवाइज आपको सिर्फ एक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इससे हमें इसी होमोजाइगोट Q की वैल्यू से ही हमें P की वैल्यू आगे निकालनी है. Q की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट 0.68. सो अगर ये 0.64 होता तो बहुत इजी था, 8 × 8 64 होता है, बट आपको 0.68 दे रखा है. तो अगर हमारा पूरा सॉल्व नहीं भी होता है तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास अगर हम 8 × 8 64 कहते हैं तब भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी यही आ जाएगी. आप इसको 10 × 10 कर सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं हमारे पास आंसर 8/10 0.8 आप ले सकते हो. क्योंकि आपको ऑप्शंस में उससे ज़्यादा नंबर नहीं दे रखा है, अदरवाइज अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो हमारे पास 0.82 की वैल्यू आती है एक्चुअल. बट अगर हम सिर्फ 0.8 भी लेके चलते हैं तब भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. एक हमारे पास वैल्यू ये है और दूसरा वैल्यू हम ले सकते हैं 1. अगर सपोज P निकालना है तो 1 - Q, दैट मीन्स 1 - 0.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2. सो P और Q की दो वैल्यूज हमें, ऑर्डर कोई भी हो सकता है क्योंकि उसने जस्ट होमोजाइगोट्स बताया, हमें रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं कहा. अगर रिसेसिव या डोमिनेंट दिया होता तो रिस्पेक्टिवली हमें चूज करना था. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहां पे 0.2 और 0.8 की वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर इज 0.2 एंड 0.8, ऑप्शन नंबर 2. Next question is of June 2016. So question is, fruit color of wild Solanum nigrum is controlled by two alleles of gene A and A, capital A and small a. The frequency of A means P की वैल्यू हमें given है 0.8 and दूसरी एलील की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.2. In a neighborhood field, a tetraploid genotype of Solanum nigrum was found. इसी के साथ नेबरहुड में एक सोलेनम नाइग्रम का टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप है. आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशन 5 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स वर फाउंड, और टेट्राप्लॉइड में हमारे पास ये 5 कॉम्बिनेशंस बनते हैं. Following Hardy-Weinberg principle and assuming the same allele frequency as that of diploid population, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. इसका मतलब जो आपको कैपिटल A स्मॉल a की इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही हमें टेट्राप्लॉइड में मिल रही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैलकुलेटेड विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 प्लांट्स, आपको टोटल पॉपुलेशन 1000 है, क्लोज टू वन ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम इसका रेशियो देखते हैं तो आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है कि करेक्ट रेशियो हमें कौन सी ऑप्शन में दे रखा है. सो टेट्राप्लॉइड अगर दिया है तो कॉम्बिनेशन हमारे पास ये 5 है, और कॉम्बिनेशन हमने अगर पी स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखें तो आपके पास ये 4 एलील्स हैं, 4 कॉपीज. टेट्राप्लॉइड के लिए हम आपको याद होगा हमने ऑलरेडी किया था P + Q रेज्ड पावर 4 हम करते हैं. तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा P4, जो आपके पास रिसेसिव है वो आ जाएगा Q4, जो 3 कैपिटल A और 1 स्मॉल a. अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4. P से रिप्रेजेंट कर रहे हो P Q, यहाँ पे हमारे पास 6 आते हैं, P² Q², और इसमें हम लिखेंगे 4P Q³ इस टू Q रेज़्ड पावर 4. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का वे है. तो अब हमें ये तो क्लियर है कि कैपिटल N की वैल्यू हमें दे रखा है 1000. अब हमें इसमें से P एंड Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है, या बेसिकली हमें इन जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. P और Q की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. इसका मतलब अगर मुझे इस टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप का कैलकुलेशन करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, P रेज़्ड पावर 4. P इज 0.8, दैट मीन्स 0.8 रेज़्ड पावर 4. 0.8 रेज़्ड पावर 4 करने से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. लेकिन हमें साथ में उसने फिनोटाइप्स पूछे हैं, मतलब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला ये होगा कि आपके पास P रेज़्ड पावर 4 को हम इंटू N कर देंगे. इंटू N करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे.
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अब आपके पास 1000 में से इस फ्रीक्वेंसी, इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 1000 में से कितनी है वो हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0.8 रेज़्ड पावर 4 इंटू 1000 अगर आप करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगा टेट्रापोलाइड होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का। हमें इन पांचों का निकालना है वैल्यू 1 by 1, तो हम बस इसको रेज़ पार कर देंगे और जो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद आंसर आपके पास आ जाएगा। 0.8 को 4 अगर हम करें 0.4096 आता है, अगर इंटू 1000 करेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा 409। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गया 409 हमारे पास। 0.6 आप ले सकते हो अगर हम कंप्लीटली लिखें, या ओवरऑल भी इसको 409 भी बांध सकते हो। और अब आप ध्यान से देखो तो आपको 409 लेकिन 3 ऑप्शंस में दे रखा है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप इसके बेसिस पे नेक्स्ट वाला कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें इस जीनोटाइप को कैलकुलेट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी या इसके कितने इंडिविजुअल्स हैं वो हम लिखेंगे 4 इंटू पी क्यूब क्यू, और इंटू आउट ऑफ 1000 निकालेंगे तो इंटू n करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो 4 इंटू 0.8 रेज़्ड पावर 3 इंटू क्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू करेंगे हम 1000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिर से 4096.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम इसे भी लें तो आप सिंपली इसको 409 ही कंसीडर कर सकते हो। दैट मीन्स हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी 409 है, और वो आपको 2 ऑप्शंस में दे रखा है। इससे ये तो क्लियर है कि ये 2 ऑप्शंस आप रूल आउट कर सकते हो। अब बाकी में देखो 2 की वैल्यू इसमें भी सेम है, तो 2 कैलकुलेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चूज करना है। हमें किसी एक की वैल्यू चूज करनी है अब इनमें से, क्योंकि किसी एक का भी निकला तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो सपोज अब हम यहाँ से थर्ड वाले की कैलकुलेट करते हैं। दिस मीन्स कैपिटल ए एंड 2 स्मॉल ए। अगर हमें ये वाला जीनोटाइप दे रखा है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और इंटू एन की वैल्यू, तो आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। पी स्क्वायर का मतलब 0.8 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, और इंटू एन का मतलब हम ले लेंगे बेसिकली इंटू 1000। सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.1536 आ जाएगा इंटू 1000, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 153.6 वैल्यू। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 154 ले सकते हैं। तो 154 हमें ऑप्शन 1 में दे रखा है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे, क्योंकि वो आपको यहाँ नहीं दे रखा है, तो हम ये चूज कर सकते हैं। आपको सभी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सभी का कैलकुलेशन करने का वे हमारे पास है, बट हम 3 या 4 की कैलकुलेशन करके भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन 3 है वो नहीं होगा, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 है। Next question is asked in June 2016. Question is, consider an autosomal locus with 2 alleles A1 and A2, हमें 2 alleles दे रखे हैं, and frequency 0.6 and 0.4 respectively. Whenever respectively is given, that means फर्स्ट एलील दिया होगा A1, उसका वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगा, देन A2 का वैल्यू 0.4। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं A1 और A2 का फ्रीक्वेंसी हमें 0.6 और 0.4। सपोज A1 का फ्रीक्वेंसी हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A2 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय Q, तो P और Q की वैल्यू आपको 0.6 0.4 दे रखा है। नाउ ईच जनरेशन A1 म्यूटेट्स टू A2 एट ए रेट ऑफ न्यू वैल्यू 1 × 10⁻⁻5। A1 टू A2 का म्यूटेशन हमें ये दे रखा है, सपोज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय U, और सेकेंड हमें दे रखा है while A2 म्यूटेट्स टू A1 एट ए रेट ऑफ A2 म्यूटेट्स टू A1, सपोज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय V, इज 2 × 10⁻⁻5। Assume that the population is infinitely large size है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब it is under Hardy-Weinberg equilibrium. So equilibrium frequency of allele A1 is, मतलब हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें इस तरह से म्यूटेशन रेट साथ में दिया हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे सपोज हमें P की वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू म्यूटेशन रेट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। यहाँ पे क्योंकि और चीज़ों के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, हमें इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि साथ में म्यूटेशन भी चल रहा है, अदरवाइज तो आपको P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब हमें विद म्यूटेशन इक्विलिब्रियम पे निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है V/U + V। ये याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट एलील है उसका म्यूटेशन हो रहा है, उसको हम फर्स्ट U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A2 ऑपोजिट हो रहा है तो V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस
अगर हमें P की वैल्यू निकालना है तो ये याद रखना, P में आपने V का वैल्यू लेना है, मतलब A बनने का जो आपका A1 बन रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, A1 की फ्रीक्वेंसी P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 की अगर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हम V वैल्यू ऊपर लेंगे। V वैल्यू ऊपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इससे फिर से ये बन रहा है, तो आपके पास P इक्वल्स टू V बाय U प्लस V, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ कैलकुलेशन में आप V की वैल्यू पुट करो, V इज गिवन 2 into 10 raised power minus 5 by U is 1 into 10 raised power minus 5 plus V 2 into 10 raised power minus 5। सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले हम जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यूज है उनको प्लस कर लेते हैं। सो 2 into 10 raised power minus 5 तो वैसे ही रहेगा, 1 into 10 raised power minus 5, 2 into 10 raised power minus 5, 10 raised power minus 5 को आप कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में अब आपके पास 1 plus 2, दैट मीन्स आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू बन गया 2/3, 2 into 10 raised power minus 5 ऊपर था, नीचे 3 आ गया, 3 into 10 raised power minus 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 2/3। 2/3 वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.67। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। टू जस्टिफाई कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है, आपको एक आइडिया लेना है, तो आप म्यूटेशन के केस में एक चीज याद रखिएगा, जो आपका म्यूटेशन रेट है, अगर हम A1 to A2 देखें तो 1 into 10 raised power 5 है, लेकिन A2 to A1 देखें तो 2 into 10 raised power minus 5 है, तो ये 10 raised power minus 5 तो बराबर है, यहाँ पे 1 का रेट है, यहाँ 2 का, इसका मतलब A2 to A1 का रेट क्या है? ज्यादा है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, अगर सपोज हम दोनों का एवरेज 50-50% मानते हैं, तो अगर आपका एक म्यूटेशन रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका नंबर 50% से ज्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पे A1 हमारे पास एलील है, A1 से A2 बनने का रेट कम है, बट A2 to A1 बनने का रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम पे भी A1 एलील ज्यादा मिलेगा, 50% से ज्यादा मिलेगा। और अगर हम 0.67 को देखें तो इसको आप नियरली मान सकते हो कि हमें ये एलील कितना मिल रहा है? 67%। तो इससे आपको एक श्योरिटी हो जाएगा कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है, एक आइडिया हम ये ले सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया 0.67, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3।